और अब हम आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी को सुनेंगे। जैसा कि पहले हमने बताया, आप आयुष मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, और लंबा आपका सामाजिक जीवन रहा है, प्रचारक जीवन रहा है, जनजातीय क्षेत्रों में भी आपने काम किया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं माननीय डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी। मंच पर उपस्थित अपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामचंद्र खराड़ी जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अविनाश पांडे जी, सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक श्रीमान रविशंकर जी, इस सत्र का संचालन कर रहे श्रीमान रितेश पाठक जी, वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण और इस सभागार में उपस्थित सभ्यता अध्ययन केंद्र के निमंत्रण पर उपस्थित हुए ऐसे सभी प्रबुद्ध विद्वत बंधु भगिनीगण, मैं बेसिकली एक बायोकेमिस्ट हूँ, तो मेरा इतिहास का अध्ययन एक सामान्य व्यक्ति के जैसा ही है, बहुत गहराई में नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र में कार्य करने के कारण और झारखंड में रहने के कारण से उस व्यवस्था को निकट से देखने का अवसर मिला है और समय समय पर कुछ न कुछ चर्चा वार्ता भी होती रहती है, जिसके कारण से कुछ जानकारी बढ़ती रहती है। और उसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं ये जो वनबंधु पत्रिका का जो टाइटल कवर है, जिन्होंने भी डिज़ाइन किया है, सबके हाथ में आएगी। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सर जो बगल में क्रोनोलॉजी लगाई है कि एक दृष्टि में व्यक्ति को पता लग सकता है कि किस सन में क्या क्या हुआ, और इसलिए यह पत्रिका वैसे तो सबके हाथ में आएगी, पढ़ेंगे ही, लेकिन यह पहलू जो है इसको भी अपने ध्यान में लेना चाहिए। भारत का कार्यक्षेत्र और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जलवायु भी बहुत ज़्यादा भिन्न है, कहीं एकदम ठंड है तो कहीं गर्मी है, कहीं टेम्परेचर वेरिएशन होता ही नहीं, कहीं एकदम ड्राई वेदर रहता है, कहीं एकदम हमेशा उमस रहती है। प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन में है। ग्राउंड वाटर भी अलग अलग स्थानों पर बहुत तेजी से बदलता है। प्रकृति का भी वैसा ही स्वरूप हर जगह देखने को मिलता है और उसी के अनुसार वहाँ के स्थानीय निवासियों की जीवन शैली विकसित हुई है, फूड हैबिट्स डेवलप हुई हैं, वैसे ही उत्सव बने हैं, वैसे ही कर्मकांड बने हैं, और जैसे भारत में अलग अलग हुआ वैसे पूरे विश्व में भी हुआ है। अभी रवि जी ने बताया कि क्या अमेरिका से दक्षिण अमेरिका में कैरिबियन कंट्रीज में लोग शिफ्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही रहते हैं, अफ्रीकी देशों में भी कुछ देखने को मिलता है, और इस तरह से पूरे विश्व भर में एक तरह की स्थिति दिखलाई पड़ती है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी इस समूह में कुछ चीज़ें समान दिखाई पड़ती हैं। अभी जैसा उन्होंने ही बताया, रवि जी ने बताया कि पूरा गांव का गांव यात्रा करता था, कॉलोनियल लिविंग, ये कॉलोनियल लिविंग दिखलाई पड़ती है वहाँ पर, सहज रीति में दिखलाई पड़ती है हर एक को। जहाँ पर रहेंगे वहाँ की प्रकृति के साथ तालमेल करके रहेंगे, जो चीज़ उपलब्ध है उसी के अनुसार ही फूड हैबिट्स, उत्सव, कर्मकांड सब उसी के अनुसार है। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, वैसे ही देश के बाहर एक तंत्र चलता है विश्व विभाग का,
उनकी ओर से एक वर्ल्ड एल्डर्स मीट आयोजित होती है प्रत्येक 4-5 वर्ष के बाद। अभी तक मेरे ख्याल से 4 या 5 ऐसी वर्ल्ड एल्डर्स मीट हो चुकी हैं। उसमें पूरे विश्व के ऐसे जो मूल निवासी हैं या वहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं, वे सब इकट्ठे होते हैं, 4-5 दिन के लिए इकट्ठे होते हैं। सबकी भाषाएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन तो भी कुछ न कुछ कन्वर्सेशन होता है। और उसी में एक कार्यक्रम होता है, अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार पूजा पाठ करते सब। वो जब पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान में आता है सबको कि हर एक की पूजा पाठ में पेड़ पौधों का समावेश भी है, अग्नि का समावेश भी है, सूर्य चंद्रमा का भी समावेश है, और एक ही तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है हर एक में। तो कई बार लगता है कि पूरे विश्व भर में एक जैसी स्थिति इसमें अनुभव आती है, भारत के अंदर भी आती है। नागालैंड में जब पहली बार काम करने गए अपने कार्यकर्ता, तो समझ में नहीं आता था कहाँ से शुरू करें। तो जो कार्यकर्ता प्रारंभ में गए तो उन्होंने अध्ययन किया वहाँ का समाज का, तो ध्यान में आया कि वो भी सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं। डोनी पोलो ऐसा करके एक शब्द प्रयोग होता वहाँ के उसमें, और उसके आधार पर फिर काम चालू हुआ। जो एक आधार बिंदु बना वो प्रकृति प्रेम, प्रकृति के साथ सामंजस्य, तालमेल, यही आधार बना काम का। और इसलिए कई बार कहते हैं कि अगर भारत का वास्तविक चित्र देखना है तो ऐसे जरा वनवासी क्षेत्रों में जाकर के रहिए, देखिए, तो समझ में आएगा कि वास्तव में भारत का चित्र कैसा है। वहाँ के हर माता को मालूम है कि बच्चे को खिलौने देने हैं तो शहर की तरह खिलौने नहीं देते वो कोई जो भी आसपास फूल होगा, फूल को तोड़ के दे देंगे, लेकिन वहाँ की महिला को मालूम है कि कौन सा फूल देना है। बच्चे की आदत है हर चीज़ को मुंह में रखेगा, वो मुंह में रखेगा तो नुकसान नहीं करना चाहिए उसको, तो देखने में सुंदर लगनी चाहिए। तो बच्चे को एक फूल डाली के साथ तोड़ के दे दिया, बच्चे क्या देते मुंह में रखेगा तो लाभ ही करेगा, उनको मालूम है। तो चीज़ छोटी है लेकिन ध्यान में आती है उनको। मैं कई बार रहता था, हम तो शहर में बड़े एकदम बारिश हुई तो छाता तान लेंगे, अच्छा सा रेनकोट पहन लेंगे। वनवासी क्षेत्र में देखा है क्या वहाँ कैसा रेनकोट होता है? वो पत्ते से ही बना रेनकोट होता है वहाँ का, वैसे ही छाता रहता है। तो हर चीज में प्रकृति के साथ तालमेल दिखलाई पड़ता है अपने को, यह अनुभव होता है, वही वास्तव में है। वहाँ की संस्कृति भी है, वही चित्र भी है। मैं झारखंड में था तो देखा करता था ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अपने गांव को व्यवस्थित रखने के लिए हर गुरुवार को एक बैठक होती है गांव की। उस समय वो कोई भी काम नहीं करते। गुरुवार बृहस्पतिवार मैंने हमारी गांव की बैठक, हर गांव के पास जो पहाड़ है, पठार है, उसकी सेवा करना, वहाँ ट्रेंचेस खोदना, वहाँ पौधे लगाना, वहाँ का पानी वहीं रुकना चाहिए, इकोसिस्टम उसका वहाँ का वैसे बैलेंस रहता है। तो आज भी करते हुए उनको मालूम है। तालाब आदि की स्वच्छता करना यह भी उनका एक नियमित काम है कि जहाँ जहाँ मौका मिलता है उसके लिए कुछ न कुछ करते हुए। वहाँ के उत्सव होंगे, प्रकृति का ही स्वरूप दिखलाई पड़ता है। कर्मा उत्सव होगा, सरुल होगा, ऐसे बहुत सारे उत्सव हर राज्य में अलग अलग है। तो समझ में आता है कि वहाँ के संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, इसमें सहज स्वाभाविक प्रकृति का योगदान है, प्राकृतिक चीज़ों का महत्व है। इतना ही नहीं, तो यह जो वनबंधु पत्रिका ये पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा हमको, पूरे देश में जो भी जनजातीय व्यक्तियों में से नायक निकले। और आगे एक सत्र भी है कि संस्कृति को बचाने के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग प्रकार के संघर्ष किए। हम जो अभी स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते उतने ही नहीं, उसके और भी आगे जाकर, और पूरे देश में एक समान है।
पंचपरगनीय क्षेत्र में जाएंगे झारखंड में तो बिरसा मुंडा का नाम सुनाई पड़ेगा, संथाल परगना में जाएंगे तो सिद्धू कान्हू का सुनाई पड़ेगा, बिहार में जाएंगे तो तिलका मांझी का सुनाई पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में आएंगे तो टाटिया भील का नाम सुनाई पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो अल्लूरी सीताराम राजू का नाम सुनाई पड़ेगा। और जब ये पत्रिका पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे नाम इसमें हैं, तो इसमें संजोए गए। इसीलिए हमारे उन्होंने प्रमोद जी ने कहा इसको पढ़ना चाहिए, सबको ध्यान में आएगा। और उन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं, केवल एक ही उदाहरण देता हूँ। बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की आयु मिली 1875 से 1900 तक। हम जिनको आज के स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति अहिंसक आंदोलन देखते हैं, ये तो अब के हैं। 1875 से 1900 के बीच में मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने जैसे युवाओं को खड़ा करके तैयार किया, सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार भी किया, और वहाँ के स्थानीय समाज में अपना एक वायुमंडल बनाकर जन समुदाय को आंदोलित किया कि अहिंसक आंदोलन भी चाहिए। दोनों प्रकार उसी समय एक ही व्यक्ति के द्वारा तैयार किए गए, और इसीलिए उनको आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही शायद 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस के रूप में उसको घोषित किया है। तो यह केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं था, संस्कृति को बचाने के लिए भी है। और इसीलिए पूरे देश में कहीं भी अध्ययन करेंगे तो हमको एक प्रकार की एकात्मता के सहज स्वाभाविक दर्शन होते हैं। और इस एकात्मता को केवल हमने समझा है अभी, ऐसा नहीं, पहले के जो लोग थे उन्होंने भी समझा था, जो अंग्रेज आए उन्होंने भी समझा, और इसीलिए उन्होंने उसको समाप्त करने के लिए जो जो प्रयत्न कर सकते थे वो किए। जैसा अभी बताया रवि जी ने कि अमेरिका में लोगों को कुत्ते दौड़ा दौड़ा करके भगाया, दक्षिण अमेरिका वैसे ही बसा हुआ है, कैरेबियन कंट्रीज वैसे ही बसे हुए हैं। हर देश में ऐसे बड़े बड़े देश में कुछ एक एक समूह है उस तरह का। भारत में भी हुआ, स्वतंत्रता के पहले भी हुआ, और अभी बाद में स्वतंत्रता के बाद भी योजनाबद्ध प्रयास हुआ। उन पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में जाइए तो ध्यान में आता है, थोड़ा व्यक्तियों से वार्ता करिए, पता लगता है। वहाँ का विकास न होने पाए, वैसी स्थिति रहे, वो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि जब तक वैसे रहेंगे तब तक क्रिश्चियन समुदाय को मतांतरण करने के लिए सुविधा रहेगी। वैसे ही वायुमंडल बनाते हैं, और वही काम किया उन्होंने। और अब तो मैं कई बार कहता हूँ, जैसे राक्षस रहते थे ना, बहुत सारे स्वरूप प्रकट करते थे, वैसे स्वरूपों में दिखलाई पड़ते हैं। कितने छद्म वैसे मैं झारखंड में था तो देखा करता था कई बार। एक कॉलेज का कार्यक्रम हो रहा था, गुमला की बात होगी, तो वहाँ स्वागत किससे कर रहे हैं कॉलेज में? क्रिश्चियन कॉलेज है वो, हमारे अन्य समाज के लोग भी जाते हैं, सामान्य व्यक्ति भी जाते हैं, पेरेंट्स भी। वो तिलक लगाएंगे, कलावा मौली बोलते हैं, उसको बांधेंगे तो लगेगा जैसे किसी हम हिंदू के कार्यक्रम में आए। कॉलेज कौन सा? क्रिश्चियन कॉलेज है। वेशभूषा यह बदल गई, नामों के प्रकार बदल गए। अब वो चिन्ह बदलते नहीं है, नाम भी नहीं बदलते, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते हैं। उन क्षेत्रों में जाएंगे तो छोटे छोटे मंदिर जैसे चर्च दिखलाई पड़ेंगे, दूर से लगेगा वो मंदिर ही है, पास में जाके देखेंगे तो ऊपर क्रॉस लगा है, जीसस की मूर्ति लगी है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति दिखलाई पड़ती है। एक बार मैं केरल में यात्रा कर रहा था, अभी पिछले 1-2 वर्ष की बात होगी, तो मैंने देखा एक चौराहे पर पूरा ट्रैफिक रुका हुआ है, उधर भी सब चारों तरफ से क्यों रुका है, तो देखा सामने से कुछ लोग पास हो रहे हैं, वो गेरुआ वस्त्र पहने, मैं आगे बैठा था गाड़ी में, तो गेरुआ वस्त्र पहने, मेरी कहाँ से संत सन्यासी आ गए, लेकिन तुरंत मेरा ध्यान गया उनके कंधे पर क्रॉस लटका हुआ है। वो कंधे पर क्रॉस लेकर वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे थे, तो उनको कठिनाई ना हो इसलिए वाहन रुक गए, वो पैदल यात्री थे सब। तो मेरे साथ वहाँ के कार्यकर्ता थे, मैंने पूछा ये क्या है? बोले यहाँ के क्रिश्चियंस का यही स्वरूप है, कि दूर से देख करके लगेगा कि हाँ ये एकदम हिंदू सन्यासी जैसे है, वस्तुस्थिति में है नहीं वो। ऐसे ही एक बार मैं जमशेदपुर से कहाँ घाटशिला की तरफ जा रहा था, और वैसे ही वही दृश्य देखने को मिला मुझे पुणे से सांगली जाने के बीच में। वो रास्ते में रुके, सैटरडे या संडे का दिन, सैटरडे का दिन रहा था,
कुछ युवा अच्छी अच्छी मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हेलमेट लगाए। हम एक ढाबे पर रुके, वो लोग भी रुक गए। तो मेरे साथ एक कार्यकर्ता थे, उनकी उत्सुकता हुई कौन है ये इतना सब जा रहे हैं। तो पता लगा कि वो हर सैटरडे संडे वो छात्रावास के विद्यार्थी हैं, उनको पैसा मिलता है और वे उनको लिटरेचर मिलता है, एक टारगेट मिलता है कि इन 4 गांवों में 5 गांवों में जाना है। वो अपने मोटरसाइकिल मिलेगी, उसके लिए भी पैसा मिलेगा। बाकायदा वो जाएंगे गांव में, प्रचार करेंगे, रात में रुकेंगे, दूसरे दिन आएंगे। और युवाओं के लिए चल रहा है ये बुद्धि भ्रम का कार्यक्रम। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं जो इस तरह की हैं। नगरीय क्षेत्र में विशेषकर जो समाज का संपन्न वर्ग है, उनको लगता है क्रिश्चियन कॉलेज यही सबसे अच्छा है, अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, तो बस वो वहीं जाते हैं। अब वहाँ जाकर के बच्चे का, विद्यार्थी का स्वरूप कैसा होता है ये बाद में पता लगता है आपको, कि जिन संस्कारों को परिवार में डालना चाहते हैं, जिन उत्सवों को मनाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, उसके लिए एक नकारात्मक भाव पैदा होता किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी डिटेल है, मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर संविधान की भी स्थिति वही है। अभी मैं रास्ते में रामचंद्र जी से चर्चा कर रहा था, उन्होंने ही बताया मुझे कि डॉक्टर अंबेडकर उसको ठीक करना चाहते थे, लेकिन तो भी कुछ लोगों के दबाव में वो जो व्यवस्था बनाने वाले थे समानता वाली, वो नहीं बना पाए, जिसके लिए बाद में श्रीमान कार्तिक उरांव जी को प्रयत्न करना पड़ा। और आज भी उस तरह का प्रयत्न चल रहा है। डीलिस्टिंग का पूरा आंदोलन उसी तरह का ही है कि जनजातीय समुदाय से जो कन्वर्ट होते हैं मुसलमान में, ईसाई में, उनको जनजातीय कन्वर्ट होने के बाद जनजातीय जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वरूप बदल गया। तो ऐसा देखकर ऐसा भाव भी, ऐसा विषय भी अपने इसमें आता है। लेकिन मैं एक दूसरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सभी का, कि केवल यहाँ हमने चर्चा करेंगे इससे काम होगा क्या? रवि जी ने बताया, यहाँ से केवल एक रास्ता निकलेगा। मैं एक दूसरे पार्ट पर जाना चाहता हूँ कि वास्तव में ऑपरेटिव पार्ट क्या होना चाहिए। कि जब तक हम ऑपरेटिव पार्ट की चर्चा नहीं करते, तब तक ऐसी चर्चा केवल हमारे लिए जानकारी तो हो सकती है, हम शोध प्रबंध तैयार कर सकते हैं, पत्रिका तैयार कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिणाम नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। और इसलिए जिस तरह की ये समस्या है, उसमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति की विशेषता है वादे वादे जायते तत्वबोधा। जितना हम चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे, चिंतन करेंगे, संवाद करेंगे, कुछ न कुछ नवनीत निकलेगा ही उसमें से। और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को दृष्टि निर्माण करनी होगी या युवा वर्ग को जोड़ना होगा। ऐसे सब लोगों के लिए ऐसे सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस ये बार बार करने पड़ेंगे हमको। उन पर शोध पत्र भी तैयार करने पड़ेंगे। उसी में से ही ऐसे प्रबुद्ध वर्ग की दृष्टि एक इस दिशा में तैयार होगी जिस दिशा में होनी चाहिए। लेकिन जन सामान्य के लिए तो हमको अभियान चलाने पड़ेंगे, इश्यू बेस्ड हमको कैंपेन लेनी पड़ेगी। अलग अलग विषयों को लेकर जब हम अभियान चलाएंगे, तब जन सामान्य को ध्यान में आएगा कि वस्तु स्थिति क्या है। अभी डीलिस्टिंग का विषय आ रहा है, जनगणना का भी चल रहा है साथ साथ। ये दोनों चीज़ें हैं, प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। इतना ही नहीं, कुछ और काम भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जनजातीय समुदाय, सामान्य व्यक्ति वो बहुत बुद्धिमान नहीं होता, भावुक तो बहुत होता है, ज्ञानी होता है, शिक्षित कम होगा। इसलिए उनको बड़ा आकार दिखाई पड़ेगा, तभी वो स्वीकार करेंगे। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। हम ध्यान करें, शायद 1989 की बात है वो, कि जब झारखंड में पोप जॉन पॉल द्वितीय आने वाले थे और सबको लगा, और ईसाई समुदाय ने तय किया था कि 1 लाख वनवासियों का हम मतांतरण करके उनको भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने लक्ष्य तय किया था, लेकिन अपने भी सब
कार्यकर्ताओं ने तय किया क्या करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। महीनों पहले से चर्चा चली तो कुछ न कुछ करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, तय हुआ कि विरोध करना चाहिए, सब मिल करके करना चाहिए। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने दृष्टि दी, कुछ चिंतकों ने दृष्टि दी, कुछ अपने संगठनकर्ताओं ने योजना बनाई। परिणाम कैसा हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधा मना कर दिया, बोले प्रधानमंत्री कार्यालय से है और इतने बड़े अधिकारी हैं तो हम ना नहीं बोल सकते, हम तो प्रशासनिक अधिकारी, हमारा काम व्यवस्था करना है। लेकिन हम यहाँ के वायुमंडल जैसा है उसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। वो बराबर हर महीने रिपोर्ट भेजते थे, यहाँ विरोध पनप रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वनवासी क्षेत्रों में जन जागृति आ रही है इसके विरोध में, और वो उचित नहीं पड़ेगा, कठिनाई हो रही है व्यवस्था करने में। अंततः कैसी स्थिति हुई, जो वहाँ उस समय थे उनको ध्यान में होगा, पूरे रांची के अंदर आसपास बिल्कुल लगता था पता नहीं क्या बड़ी दुर्घटना होगी, एकदम सब सकते में, बाजार बंद। और उस समय तो नया झारखंड भी नहीं बना था, बिहार का ही अंग था, तो भी सारे समाज ने मिलकर इतना विरोध प्रकट किया कि प्रशासन को लिख कर देना पड़ा कि यहाँ कार्यक्रम करना संभव नहीं है। और बाद में स्थिति कैसी बनी, जो थे उनको मालूम होगा कि केवल कुछ लोग एयरपोर्ट पे जाके मिल सकते हैं, बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, जीवन को खतरा है। इतना ही नहीं तो लोगों ने कितना तक विरोध किया कि जिधर से हवा चल रही है देखकर, वो प्लेन उनका लैंड कर रहा था तो गैस के गुब्बारे पोप जॉन पॉल गो बैक लगाया, और अंततः तो उनको वापस ही जाना पड़ा, वो एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं आ पाए। तो जो भी कार्यक्रम होगा वो इतना बड़ा होगा कि जन समुदाय को दिखलाई पड़ना चाहिए। और दूसरा, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, नेगेटिव अप्रोच से काम नहीं चलता है। मैं जब प्रांत प्रचारक था तो बहुत सारे पत्रकार पूछा करते थे मेरे से कि आपका काम तो ईसाइयों के विरोध में है। मैंने कहा बिल्कुल विरोध में नहीं है, हम तो सबको जोड़ करके रखने वाले हैं। हमारे साथ जितने संगठन हैं सब एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। समाज के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। स्थानीय समाज को जिसका काम प्रभावी और अच्छा दिखलाई पड़ेगा वो उसी के साथ आएंगे। तो वो पत्रकार कहते थे हमारी न्यूज़ नहीं बनेगी इसमें से। मैंने कहा आपकी ना बने, लेकिन हमारा काम तो होता है। हम दूसरे व्यक्ति को बल नहीं प्रदान करना चाहते कि हम नेगेटिव काम करें तो वो कुछ बोले, नहीं, हमको पॉजिटिव काम ही करना है, सभी को खड़ा करना है। उसका परिणाम मिलता है और मैं अभी आगे बताने वाला हूं कि कैसा परिणाम मिलता है उसका। लेकिन इसमें स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता अनिवार्य है। जब तक स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता नहीं होगी तब तक हमको सफलता दूर की कौड़ी ही रहेगी। रेगुलरिटी चाहिए। एक आधा कार्यक्रम किया हमने, हमको सफलता मिलेगी नहीं। हमको नियमित रूप से लगातार बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में काम करना पड़ेगा। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बढ़ाते रहेंगे तब समझ में आएगा। काम करने वाले व्यक्तियों का विजन बहुत क्लियर चाहिए, सिंक्रोनाइज चाहिए, इधर उधर भटकने वाला नहीं चाहिए, तभी हमको सफलता मिल सकती है इसमें, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो परिणाम कैसा होता है, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सन 2000 में झारखंड जब नया राज्य बना था तो वहाँ के आर्चबिशप टेलोस्पोर्ट टोप्पो, वो पूरा ईसाई समुदाय कितना सकते में था कि उन्होंने कहा हम नए मुख्यमंत्री हैं, हमारे पहले मुख्यमंत्री, हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो हम अकेले नहीं जा सकते, हमको कोई सहायता चाहिए। तो मुझे अपने एक माननीय संघ चालक जी के साथ उनको भेजना पड़ा कि आप जाइए, आप उनको शुभकामनाएं व्यक्त करके आइए। वायुमंडल के कारण से इतने सकते में आ गए थे वो। और बाद में लगातार जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए तो उसका अलग अलग बैनर पर हुए। वनवासी कल्याण आश्रम के भी 2 कार्यक्रम हुए, विद्या भारती के भी 2 कार्यक्रम हुए, संघ का भी एक हुआ, भारतीय मजदूर संघ का भी एक कार्यक्रम हुआ। तो सारे प्रशासनिक मशीनरी और पूरे प्रांत को लगता था कि यहाँ है कुछ शक्ति। परिणाम था कि जहाँ मतांतरण घोषणा होकर के होती थी वहाँ चोरी से भी मतांतरण बंद हो गया था और घर वापसी घोषित होकर होने लगी थी। अपने कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता घोषणा करते थे हम 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद यहाँ पर घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे, और करते थे बराबर।
उसका परिणाम दिखाई पड़ता था। तो बड़ा साइज रहता है, नियमित कार्यक्रम होते रहते हैं तो प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। और इसीलिए ऐसी गोष्ठी वास्तव में एक सही दिशा के लिए, सही उद्देश्य के लिए एक सकारात्मक प्रयास है। जैसा उन्होंने कहा कि इससे एकदम समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन दिशा जरूर मिलेगी। कुछ लोग अवश्य तैयार होंगे, होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब इसमें सक्रियता से सहभागिता दें और आगे के बारे में भी योजना बनाएं। इतने कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की।